प्रोग्राम 2 में तुम लोग का स्वागत है। फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ तुमको, और 9:45 वाला जो बैच है इसमें लास्ट में फ्राइडे और सैटरडे फिजिक्स चलेगा 2 दिन। जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, कंपटीशन अभी तक तुमने प्रिपेयर किया था। बोर्ड की प्रिपरेशन और कंपटीशन की प्रिपरेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो तुम्हें समझना है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से हमें करनी होगी जैसा नेचर है एग्जाम का। तो जब तुम जेई मेन के टेस्ट की तैयारी करते हो, जो टेस्ट यहाँ पे होते हैं, या जेई मेन जैसा एग्जाम देते हो, तो क्या ये जरूरी होता है कि सारे क्वेश्चन करने तुमको? वहां अगर कोई सारे क्वेश्चन करके आ जाए तो उल्टे उसको फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो यहां पर हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। एडवांस की बात करें तो क्या सारे क्वेश्चंस करने होते हैं? यानी वहां सारे क्वेश्चन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर एडवांस में तुमने सारे क्वेश्चंस कर दिए, सही पहली बात तो कर ही नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता। एडवांस में तो अगर तुमने 50% भी कर दिए तो तुम अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो वहां सारे क्वेश्चन नहीं करने, एडवांस में भी मेंस में भी नहीं करने। पर बोर्ड में तुम जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ही फायदा है। तो एडवांस में, मेंस में अगर मान लो तुम्हारे कुछ टॉपिक कमजोर हैं तो भी अगर तुम होशियारी से चलो तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर बोर्ड में अगर टॉपिक कमजोर है तो बोर्ड में क्या होता है, हर चैप्टर का वेटेज होता है कि इतने नंबर का तो इसमें से आएगा ही आएगा, तो वो तुम्हारा छूट ही जाएगा, उसको तुम स्कोर नहीं कर सकते। यानी बोर्ड में तुम सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, बोर्ड में तुम्हें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये नेचर है बोर्ड के एग्जाम का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। एक और फैक्टर है, जब तक 9th क्लास में तुम पढ़ते थे तब तक तो क्या होता था, टीचर ने जो लिखा दिया रजिस्टर में वही सिलेबस होता था, उसमें से सब कुछ पूछा जाता था, तुम्हें वही प्रिपेयर करना होता था। पर 10th ऑनवर्ड्स सिलेबस ओरिएंटेड होती है स्टडी। चाहे टीचर ने पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया, अगर वो सिलेबस में है तो तुम्हें उसको तैयार करना ही पड़ेगा, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडवांस में जो है 11th क्लास में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाते, 12th में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। एरर एनालिसिस 11th में वहां नहीं पढ़ाते, पर वो 11th के सिलेबस में है। तो 11th का एग्जाम जब तुम दोगे तो अगर तुमने ईमानदारी से पेपर दिया है, स्कूल ने ईमानदारी से तुम्हारा टेस्ट लिया है, तो तुम्हें वो तैयार करना ही पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस में है और स्कूल में एग्जाम में उस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे पूरी स्टडी, कॉलेज में भी पूरी स्टडी क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड है, सिलेबस के हिसाब से चलेगा सब कुछ। तो सिलेबस से अवेयरनेस होना जरूरी है। जो 3 तरह के एग्जाम तुम्हें देने हैं, तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है, फिर जेई मेन देना है, और उसके बाद फिर एडवांस देना है, तो तीनों का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस से हमारी फैमिलियरिटी का लेवल हाई होना चाहिए। तो सिलेबस से हम फैमिलियर होंगे तभी हम अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या समझ लो। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का सिलेबस इस साल से 2015 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको एग्जैक्टली जेई मेन के जैसा बना दिया गया है। तो बोर्ड का सिलेबस और जेई मेन का सिलेबस आइडेंटिकल हो गया, एकदम सेम। तो बोर्ड का सिलेबस जेई मेन का सिलेबस सेम है सीबीएसई बोर्ड का। अब बोर्ड में भी अलग अलग बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सबका सिलेबस आइडेंटिकल है। एमपी बोर्ड में कुछ एडिशनल टॉपिक है, यानी सीबीएसई वाला सिलेबस तो पूरा है ही ऐसा का ऐसा, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो एमपी बोर्ड वाले अगर कोई बच्चे हैं तो उनको ये क्लासेस तो करनी ही है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक की क्लासेस है 5-7 घंटे का एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो लास्ट में हम अलग से करवा देंगे। यूपी बोर्ड का कोई बच्चा है तो उसका 11th का भी आता है और 12th का भी आता है, तो 11th वाला पोर्शन वो काउंटर पे जाके टीचर से इंटरेक्ट करेगा, अपने लेवल पे उसको प्रिपेयर करना है। 12th वाला पोर्शन यहाँ तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड में 11th में 12th में पार्शली आता है, 11th में 11th का थोड़ा सा है, 12th का थोड़ा सा है, 12th में 11th का थोड़ा सा है, 12th का थोड़ा सा है।
तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे क्लासेस में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन क्लासेस में जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो वही जेई मेन का सिलेबस है और जेई मेन सबको देना है। तो जेई मेन के फंडामेंटल्स के लिए तुम्हें इस क्लास में बैठना पड़ेगा। तो इसमें जेई मेन के सिलेबस में और बोर्ड के सिलेबस में लास्ट ईयर तक जो थोड़ा सा डिफरेंस था, जैसे जेई मेन में वांडे ग्राफ जनरेटर होता है, वो नहीं था। वांडे ग्राफ जनरेटर बोर्ड में था, जेई मेन में नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। तो इस साल से बोर्ड ने भी हटा दिया। तो बोर्ड में अब तुम्हें इस साल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वांडे ग्राफ जनरेटर प्रिपेयर ही नहीं करना है, वो तैयार नहीं करना। लास्ट ईयर तक बोर्ड में ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट्स ये था, पर इस साल से हटा दिया उसको, क्योंकि जेई मेन में नहीं था। तो जेई मेन और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस हो गया बिल्कुल आइडेंटिकल। उसके बाद एडवांस की बात करें तो एडवांस का सिलेबस कम है, यानी जेई मेन के सिलेबस में एडवांस का सिलेबस इनबिल्ट है, पूरा का पूरा आ गया जेई मेन के सिलेबस में। एडवांस का सिलेबस कम है, तो खाली एडवांस की अगर तुम तैयारी करोगे तो 40% कंटेंट ऐसा है जो तुम्हें एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो जेई मेन में भी है, जो बोर्ड में भी है, पर एडवांस में नहीं है। पूरे पूरे चैप्टर है। अगर हम पीछे से चलें तो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव ऑप्टिक्स में है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ऐसे मैग्नेटिज्म में है, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब एडवांस में नहीं है, पर जेई मेन में भी और बोर्ड में भी है। तो हमें सिलेबस की अवेयरनेस होना जरूरी है, सिलेबस हमें पता होना चाहिए, तब हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तुम्हें कॉपी में आज की डेट लगानी, बोर्ड पे जितना जितना मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली तुमको कॉपी करना है। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 0, यानी ये है प्लानिंग लेक्चर। हमें जो साल भर पढ़ना है उसकी प्लानिंग होगी इसमें लेक्चर 0 में। बिना प्लान के अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और सफलता मिलने की गारंटी भी कम होती है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है 31 दिसंबर एंड होगा और पूरा हम प्लानिंग के साथ चलेंगे। 31 दिसंबर तक इसमें टोटल अराउंड 175 लेक्चर्स आएंगे, जिसमें से 60 लेक्चर्स फिजिक्स के लिए हैं, 60 केमिस्ट्री के लिए हैं, 40 मैथमेटिक्स के लिए हैं और बचे हुए लेक्चर्स में से फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। जिन्होंने हिंदी ले रखा है फिजिकल एजुकेशन की जगह वो हिंदी करेंगे। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मान लो किसी ने कंप्यूटर लिया है, म्यूजिक लिया है, तो उसकी व्यवस्था नहीं हमारे पास, इकोनॉमिक्स के लिए भी नहीं है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। अब फिजिक्स हमें प्रिपेयर करना है 1-1 घंटे के 60 लेक्चर। सीबीएसई ने जो डिजाइन किया है, करिकुलम 2015 के नाम से अवेलेबल है, करिकुलम 2015 कहां पे अवेलेबल है, मार्केट से ले सकते हो, वॉल्यूम 1 बुकलेट है पूरी, या फिर नेट पे अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की साइट से। और तुम्हारे फायदे के लिए नेट पर जितना भी डाउनलोडेबल मटेरियल है जो तुम्हारे काम का है वो सारा हमने डाउनलोड करके डाल दिया लैब के कंप्यूटर पे। तो तुम लैब के कंप्यूटर में जाके देख सकते हो, लैब खुलती है सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक, जिसमें लंच आवर से 1 to 3। तो फिजिक्स लैब में तुम जाकर देख सकते हो, सारे तो सिलेबस मिल जाएंगे तुम्हें अलग अलग बोर्ड के, और ये सीबीएसई वाला 2015 का करिकुलम मिल जाएगा। तो इसमें प्लानिंग है 160 लेक्चर 40 मिनट। यानी अगर तुम स्कूल में पढ़ते तो स्कूल वाले तुम्हें कैसे पढ़ाते, 40 मिनट्स के 160 लेक्चर में फिजिक्स पढ़ाते, और यहां पे कैसे पढ़ाएंगे 1 आवर के लेक्चर में 60 लेक्चर में पढ़ाएंगे। कितना अंतर आएगा, वहां मिलेंगे 6400 मिनट, यहां मिलेंगे 3600 मिनट। ये डिफरेंस आएगा। 3600 मिनट में हमें वो कंटेंट कवर करना है जो कि स्कूल में कवर किया जाएगा 6400 मिनट में। तो ये कैसे होगा, क्या सही से हो पाएगा, तो उसके लिए हमें तरीका लगाना पड़ेगा कि अगर हम कोई काम कम टाइम में करना चाहते हैं
तो तुमने 11th क्लास में सीखा था वर्क एनर्जी पावर। एक मशीन है 2 घंटे में जो काम करती, दूसरी मशीन वो काम 1 ही घंटे में कर देती, तो कैसे पॉसिबल होता है? पावर ज्यादा होती है तब कम टाइम में करती है। यानी तुम्हारी भी पावर ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा नहीं, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर तुम ज्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे तो ये पॉसिबल है। अब एफिशिएंसी ज्यादा कैसे हो वो समझना है हमको। तो मेरा लॉजिक ये है, एफिशिएंसी यानी कम टाइम में हम ज्यादा काम करने का तरीका जो इस्तेमाल करने वाले हैं, वो तरीका ये इस्तेमाल करेंगे हम कि हम काम ही कम करेंगे। एफिशिएंसी बढ़ाएंगे दैट इज डिफरेंट इश्यू, पर हम काम ही कम करेंगे। काम कम करेंगे कैसे? काम कम करेंगे जैसे ये मैंने लिखा, क्या लिखा है? सिलेबस तो नहीं लिखा है, मैंने लिखा है SYLL डॉट। तुमने समझा है सिलेबस, तो मैंने कम लिखा, पूरा नहीं लिखा, 4 अक्षर बचा लिए इसमें से। तो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? साइंटिफिकली समझो, हमारे लिखने की एबिलिटी लिमिटेड है। प्रैक्टिस करके तुम बोलो हम तो बढ़ा लेंगे प्रैक्टिस करके, ठीक है बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस करके लिखने की एबिलिटी। अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो क्या? कितनी भी बढ़ा लोगे, लिमिटेड अमाउंट में ही बढ़ सकती है लिखने की एबिलिटी, यानी ये तो लिमिटेड है। हमारे पढ़ने की एबिलिटी, रिवीजन जब करते हैं तो ये जो लिखे नोट्स इन्हीं को तो पढ़ना है वापस रिवीजन करते वक्त। तो रिवीजन जब करते हैं तो पढ़ने की एबिलिटी अनलिमिटेड है क्या? कैसे पढ़ते हैं हम? मान लो किताब से पढ़ रहे हो तो शुरू में तरीका होता है फिंगर टेक्निक, जो लाइन है उसके नीचे उंगली लगा के ऐसे पढ़ोगे। अब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब आंखें अभ्यस्त हो जाएंगी, आईज ट्रेंड हो गई, अब क्या करोगे? उंगली हटा दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों को पता है कि कितने कितने गैप पर लाइन है। अपने आप वो अपने अगले गैप पर सेट होगी, गैप के बाद अगली लाइन पर आंखें फिक्स हो जाएगी। इसके और आगे की बात करें तो एक पूरी लाइन पढ़ने के लिए हमें चाहिए होते 2 आई फिक्सेशन। एक बार हम अमूमन एवरेज बात कर रहा हूं, आधी लाइन पर एक बार आई फिक्स करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर आई ब्लिंक होती है, पलक झपकाते हैं, बची हुई आधी लाइन पर फिक्स करते हैं और फिर बची हुई आधी लाइन पढ़ते हैं। यानी 2 आई फिक्सेशन में एक लाइन पढ़ने में आती है। तुम प्रैक्टिस करके ऐसा कर सकते हो या टाइम आधा कर सकते हो कि सिंगल आई फिक्सेशन में पूरी लाइन पढ़ लो। आफ्टर प्रैक्टिस होता है ना वाइड एंगल कैमरा, तो तुम सिंगल आई फिक्सेशन में पूरी लाइन पढ़ सकते हो। पर क्या सिंगल आई फिक्सेशन में पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। यानी वहां पर पढ़ने की एबिलिटी भी लिमिटेड है, लिखने की लिमिटेड है, पढ़ने की लिमिटेड है, पर क्या दिमाग को समझने में समय लगता है? मैंने लिखा, तुमने पढ़ा, क्या उसमें टाइम लैग आया कि SYLL समझाओ फिर बाद में समझाओ? अरे तो सिलेबस है। दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, समझने की कैपेसिटी हमारी अनलिमिटेड है, उसमें टाइम लैग नहीं आता, उसमें हम तुरंत समझ सकते हैं। तो उसी को हार्नेस करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे उसका, कि कम लिखेंगे, कम पढ़ेंगे और ज्यादा समझेंगे। रजिस्टर कम भरेगा क्योंकि तुम यूज कर रहे हो शॉर्ट फॉर्म। जहां चार्ज लिखना है, ठीक है पहली बार तुमने लिखा CHARG चार्ज, अगली बार जब लिखोगे तो CH डॉट शॉर्ट फॉर्म। तो एक लाइन में जो कंटेंट आएगा वो क्या होगा? ज्यादा। तो पढ़ते वक्त टाइम बच गया हमारा, समझने की एबिलिटी अनलिमिटेड है। तो इस होशियारी के साथ अगर हम चलेंगे तो ये जो कंटेंट था वो 60 लेक्चर 1 आवर में कवर हो जाएगा पूरा। एक होशियारी और करेंगे, इसमें हम लिंक करके चलेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे तो सिमिलर कंसेप्ट जो मैग्नेटिज्म के वो साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, पूरी फिजिक्स लिंक्ड है। तो बहुत सारी जगह ऐसा तुम देखोगे कि एक चैप्टर में जो है एग्जैक्टली सिमिलर दूसरे चैप्टर में है, तो लिंक हो गया, लिंक करके पढ़ेंगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। ये तरीका रहेगा। तो जो तुम्हारा सिलेबस है, मैं CBSE की बात कर रहा हूँ, अलग अलग बोर्ड में थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे राजस्थान बोर्ड में पेपर जो है 56 मार्क्स का होता है, थ्योरी पेपर।
सीबीएसई में 70 मार्क्स का है, एमपी बोर्ड में 75 मार्क्स का है। तो वेटेज में थोड़ा बहुत अंतर होता है पर रेशो यही रहता है। अब 56 मार्क्स का होता है तो 14 मार्क्स सेशनल के जाते हैं राजस्थान बोर्ड में। हम सीबीएसई को बेस बना के चल रहे हैं, तो 70 मार्क्स सब नोट करना है, तुम्हें इंतजार नहीं करना है। मैं अगर एक स्क्रैच करता हूं बोर्ड पे तो तुम्हारी कॉपी में वो देखना चाहिए साइमल्टेनियसली। 70 मार्क्स थियोरी प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। और इसमें जो 70 मार्क्स है वो तो तुम्हारे क्लास में कवर होंगे यहीं पे, और जो बचे 30 नंबर प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं यही दूंगा क्लासरूम में। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए तुम्हें जाना है हमारी फिजिक्स लैब में, जो साफल्य बेसमेंट में जहां तुमने रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो प्रैक्टिकल वहां परफॉर्म होंगे, यानी पूरे 100 मार्क्स हम कवर करेंगे। अब प्री रिक्विसाइट क्या है इसकी? अगर हमें ये सब कुछ समझना है, पढ़ना है, तो इसके लिए हमारी पहले से जरूरत क्या है, पूर्व आवश्यकताएं क्या है। जैसे तुम बात करें, हम लड़ाई में जाना है, तो लड़ाई में जाना है तो पहले हमें अपने हथियार सब संभाल के रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ाई में चले जाए फिर ढूंढे तलवार तो मिल ही नहीं रही। तो प्री रिक्विसाइट है इसकी कुछ। प्री रिक्विसाइट ये है कि जो तुमने 11th में पढ़ा है वो तुमने पढ़ा है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कॉमन है केमिस्ट्री के साथ, और तुमने पढ़ा है ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब उसमें से जो 12th में जरूरत है हमको, वो जरूरत है वेक्टर्स और कैलकुलस की। अगर तुम्हारी वेक्टर्स और कैलकुलस की नॉलेज फॉर्म नहीं है, अच्छे से तुम्हें नहीं समझ में आया है, तो पहले तुम्हें वेक्टर और कैलकुलस तैयार करने होंगे, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन आएगी 12th में जो भी पढ़ने वाले, बाकी की नहीं आएगी। कैसे? बोर्ड का जो एग्जाम है उसका नेचर क्या है, फ्यूजन नहीं होता। बोर्ड में फ्यूजन नहीं होता। और इसका मतलब क्या समझो, एक क्वेश्चन इमेजिन करो, मेरे पास दो बैलून, हाइड्रोजन भर दी, गैस के गुब्बारे, धागा बांधा, धागे को एक ही जगह बांध दिया दोनों धागों को, उससे एक धागा और लटकाकर वेट लटका दिया, बैलून को रगड़ के चार्ज कर दिया, अब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे। नीचे जो वेट लटकाया, एक बर्तन लिया, उसमें कोई लिक्विड भरा, उस लिक्विड में इमर्स कर दिया उस वेट को। अब ये जो सिचुएशन है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग गई, बैलून रिपेल कर रहे हैं, ग्रेविटेशन लग गया, वेक्टर रेजोल्यूशन लग गया इन 2D, कंपोनेंट्स लेने होंगे, बायोन्सी लग गई। तो ये क्या है, फ्यूजन, अलग अलग कंसेप्ट्स का फ्यूजन। ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, कंपटीशन, बोर्ड में नहीं आते। तो बोर्ड में अगर फ्यूजन होगा तो किसका होगा, वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, बाकी की जरूरत नहीं। तो उसकी प्रिपरेशन में हमें अकॉर्डिंगली ध्यान रखना। तो जिन जिन बच्चों के वेक्टर्स और कैलकुलस उसमें कुछ भी परेशानी है, फिजिक्स लैब में सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहां जाकर तुम देख सकते हो और वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी स्पीड पे देख सकते हो, पॉज करके, प्ले करके। तो अब ये जो 12th में 70 मार्क्स की थ्योरी है, इसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन समझो कि क्या है। 12th की फिजिक्स में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, नोट भी करना है साथ साथ, EM, और तरीका भी सीखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मान लो कुछ बच्चे फैमिलियर है, वो समझ गए कि मैंने क्या लिखा, तब तो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। और कुछ बच्चों को अभी फैमिलियर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि मैंने क्या लिखा, तो क्या करोगे, पहली बार इसका फुल फॉर्म लिख लोगे ब्रैकेट में, और अगली बार जब भी आएगा तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से काम चलाएंगे। तो क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका वेटेज 31 मार्क्स है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाता है और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आ जाता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों आ जाता है। तो अगर मान लो बोर्ड पैटर्न टेस्ट होना है और उसका सिलेबस लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सिलेबस EM, तो तुम क्या समझोगे, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर तैयार करके आओगे, तुम तैयार करोगे E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
इसका वेटेज अब तक 2014 तक 8 नंबर था। तुम तैयार करोगे सीई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब नोट करना है साथ में। इसका वेटेज 7 मार्क्स था, 7 नंबर। अब नहीं है, अब क्या है, बोर्ड ने इस साल से कंबाइन कर दिया और कंबाइंड वेटेज कर दिया 15 नंबर, 15 मार्क्स। इससे क्या वेरिएशन आने की संभावना है? बोर्ड वालों की मर्जी है कि पेपर बनाए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा भी पूछ सकते हैं या करंट से ज्यादा पूछ सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंसेप्ट को फ्यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि टोटल 15 नंबर है। ये जरूर तय है कि 15 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, 15 नंबर से एक नंबर कम भी नहीं आएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, जैसे 8 नंबर हुआ करता था अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि +1 हुआ या -1 हुआ। सारे पेपर उठा के देख लो, हमारे पास सब पेपर लैब में हमने स्कैन करके डाले थे। तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, 15 नंबर का आएगा टोटल नेट मिला के। तीसरी यूनिट जो शामिल है वो है MEC एंड MM। फुल फॉर्म क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दूसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर है इसमें। दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो दूसरा चैप्टर है ये एडवांस में नहीं है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं अल्फा। जहां जहां अल्फा लगा दूंगा मैं, उसका मतलब एडवांस की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें उसको तैयार नहीं करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है। ये यूनिट है पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट जिसमें 2 चैप्टर। ऐसे ही MEC एंड MM एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर हैं। इसका वेटेज अब तक था 8 नंबर, 8 मार्क्स, अब नहीं है। तो अब क्या है, इसको कंबाइन किया गया है। अगली यूनिट EMI एंड AC। EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसका वेटेज भी लास्ट ईयर तक था 8 नंबर, अब नहीं है। अब कंबाइंड वेटेज है दोनों का 16 मार्क्स, दोनों में से मिलाकर आएगा 16 नंबर का। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके बाद आगे बात करें हम, तो सेकंड पार्ट जो है फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में, वो है ऑप्टिक्स। अभी तक हाईएस्ट वेटेज हुआ करता था किसी यूनिट का। ऑप्टिक्स में 2 हिस्से हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और हम स्टडी करते हैं लेंस, मिरर, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सबको स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स में। अभी तक इसका वेटेज हुआ करता था 7 मार्क्स, अब नहीं है। वेव ऑप्टिक्स, लाइट जो है मुड़ती है, डिफ्रैक्शन, लाइट फैलती है, इंटरफेरेंस भी होता है, यानी फिजिकल फिनोमेना स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी तो वेव ऑप्टिक्स, स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो रे ऑप्टिक्स। ये भी 7 मार्क्स का होता था, अब नहीं है। ऑप्टिक्स कंबाइंड 14 मार्क्स का होता था, अब नहीं है। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है। 11 में तुमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव, जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, तो EMW को इसमें शामिल कर दिया साथ में। इसका वेटेज 3 मार्क्स हुआ करता था, अब दोनों का मिला के कंबाइंड है 17 मार्क्स।
जब तुमसे 2015 में पेपर में पूछा जाएगा तो EMW प्लस ऑप्टिक्स मिला के आएगा 17 नंबर में। जो थर्ड पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। कितने नंबर का होगा? 70 में से 31 कम कर दो, 17 कम कर दो, बचे 22। फिजिक्स में चीजें आसान है। आसान किस तरह से है? जो नाम होता है वही मतलब होता है। आगे भी तुम देखोगे जितनी भी टर्म्स हैं, जो नाम है वही मतलब है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। तो हमने एक बेंचमार्क सेट किया, हमने सेट किया 19 सेंचुरी, उसको रेफरेंस लेंगे। तो 19 सेंचुरी 19वीं शताब्दी के बाद जितनी भी फिजिक्स डेवलप हुई, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, उन सबको पढ़ते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, रेडियो एक्टिविटी आ गई, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स में आ गया, क्योंकि 19 सेंचुरी के बाद डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें 4 यूनिट आएंगी। कौन कौन से 4 यूनिट है? पहले को लिखेंगे DN, इसकी फुल फॉर्म है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी तक इसका वेटेज था 4 मार्क्स, अब नहीं है। अगली यूनिट है एटॉमिक न्यूक्लियाई, 6 मार्क्स था, अब नहीं है। कंबाइंड है 10 मार्क्स। डुअल नेचर तो एक ही चैप्टर है, पर एटॉमिक न्यूक्लियाई 2 चैप्टर है। एटम्स अलग है, न्यूक्लियाई अलग है। केमिस्ट्री के साथ कॉमन पोर्शन है ये। एटम्स में तुम पढ़ते हो रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल, बोर की थ्योरी, बोर का मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट फोन सीरीज। न्यूक्लियाई में पढ़ते हो न्यूक्लियस के कंटेंट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, फिर इनको बाउंड रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा फोर्स, युकावा ने डिस्कवर किया, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो रेडियो एक्टिविटी। ये सारा कुछ आता है न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ोगे, एटम बम बनाना भी सीखोगे, एटॉमिक न्यूक्लियर। तीसरी यूनिट तुम्हारे लिए बिल्कुल नया कंटेंट है इस साल, ED, बहुत ही इंटरेस्टिंग नया कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेटेज 7 मार्क्स। इसका पुराना नाम हुआ करता था सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 2008 में बदल के रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन सब में जो कॉमन बात है वो क्या है कि सभी में ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर जिसका इस्तेमाल हुआ है उसको किस पे बनाया गया है? सिलिकॉन चिप पर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। तो ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनको हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। 7 मार्क्स हुआ करता था, अब नहीं। तुम देखो कि 2-2 यूनिट कंबाइन किए शुरू से लेके आखिर। CS, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे लिए CS का मतलब होगा कंप्यूटर साइंस। अभी सिलेबस में, सिलेबस के रेफरेंस में जब बात करें तो CS का मतलब है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, वेटेज 5 मार्क्स होता था, अब कंबाइंड वेटेज है 12 मार्क्स। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, POC के नाम से। कब? 2002 में। 2002 से पहले ये नहीं होता था। 2002 से पहले होता था इसकी जगह यूनिवर्स, जिसमें हम पढ़ते थे लाइफ एंड डेथ ऑफ ए स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, रेड जायंट फेज, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते थे हम। वो चैप्टर हटा दिया गया, यूनिवर्स 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तब इसका वेटेज ज्यादा हुआ करता था,
फिर 2008 में कट शॉर्ट किया गया इस चैप्टर को और इसका नाम कर दिया गया कम्युनिकेशन सिस्टम। वेटेज 2 नंबर कम कर दिया इसका, तो 5 नंबर का टोटल 12 नंबर। ये पूरा सिलेबस पढ़ने का सीक्वेंस यही रहेगा, ऐसे 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 सब यहाँ से इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लास्ट तक जाएंगे और 60 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे अलोंग विद टेस्ट भी होंगे इस दौरान। और बाद में फिर रिवीजन देखेंगे, रिवीजन प्लान करेंगे जनवरी में, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ प्लान करेंगे। जैसे तुम्हारे स्कोर चलते हैं वैसे बोर्ड का भी स्कोर चला देंगे। तो ये सिचुएशन रहेगी। तो अभी सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो गया, हमने देख लिया हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो तुम्हें बता दिया, कितने लेक्चर में पढ़ना है, कितना ड्यूरेशन हमारे पास है। अब अगर सब कुछ रेगुलर चलता रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं आई, सब कुछ रेगुलर चलता रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो पढ़ाई के दौरान तुम बीमार पड़ जाते हो, तब परेशानी आएगी, क्योंकि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी 0 हो जाती है। तो बात कर लो उधर। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है बीमार ही नहीं पड़े? इज इट पॉसिबल? कुछ बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, तो ये पॉसिबल है कि वो बीमारी नहीं पड़े। पर कोई गारंटी नहीं दे सकते हम इस बात